सपना वोरा अहमदाबाद गुजरात से हमारे शाम के 6 बजे के कार्यक्रम बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है उसका विषय है वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केवल फैसला होगा या न्याय होगा। जी डॉक्टर सलीम खान जी, आप अपनी बात को रखिए। यहाँ पर जो इस वक्फ के एडवोकेट है, उनके मेन एडवोकेट्स भी अभिषेक मनु सिंघवी जी जो कांग्रेस के भी हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा बोला कि दिस इज नॉट रिफॉर्म, इट इज रिटेलिएशन। मतलब जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों के ऊपर प्रहार है और जिसे इसमें वक्फ को मतलब एक तरह का हमला और चोट पहुंचाई जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर सलीम खान जी से जानना चाहती हूँ। जी आप अपनी टिप्पणी दीजिए। शुक्रिया रत्ना जी। असल में ये जो बात कही है सिंघवी साहब ने कि ये प्रहार है, तो ये प्रहार कोई नया नहीं है। ये सरकार जो है वो जब से आई है दिल्ली में, और उससे पहले जब से मोदी जी गुजरात में आए थे, उन्होंने इसके सिवा कुछ किया नहीं। इसलिए जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, वो मोदी जी से या मोदी सरकार से कुछ और अपेक्षा नहीं करते और वो जानते हैं कि इस तरह के प्रहार होते रहेंगे और वो ये भी जानते हैं कि इनसे लड़ करके जीता जा सकता है। तो ये जो सवाल आज रखा गया है कि भाई फैसला मिलेगा या न्याय मिलेगा, तो मैं तो उम्मीद रहता हूँ, मैं जो है वो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। और जिस तरह की बातें कल से सीजीआई कर रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट में बातें हो रही है, उससे मुझको ऐसा लगता है कि न्याय मिलेगा। लेकिन अगर न्याय नहीं मिला बल्कि सिर्फ फैसला मिला, तो फिर ये कि संघर्ष चलेगा और वो संघर्ष उस वक्त तक चलेगा जब तक कि न्याय नहीं मिलता। तो ये एक डिटर्मिनेशन है, ये एक फैसला है जो कि इस हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद लोगों ने लिया हुआ है। मैं कुछ बातें और रखना चाहता हूँ। एक पोस्ट में पढ़ रहा था खुशबू गीता अख्तर की, और सिब्बल साहब ने कल जो 2-3 बातें कही उसके बारे में, तो उससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना संवेदनशील मामला है, ये कितना सेंसिटिव मामला है। खुशबू गीता कल वहाँ गई कोर्ट में, वहाँ पर तकरीबन 200 लोग थे, वकील और दूसरे मिला के। तो वो लिखती है कि मैं अंदर थी आज सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ कानून नहीं एक कौम खड़ी थी। तो ये मामला जो है वो इस तरह का था। और आप ये देखिए कि जब सीजीआई ने पूछा कि भाई क्या इसको हाई कोर्ट में भेज दिया जाए, तो सबसे पहले कपिल सिब्बल साहब खड़े हुए, बहुत सीनियर सांसद और बहुत बड़े वकील हैं। तो उन्होंने जो बात कही उसके आप शब्दों पे गौर कीजिए। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये वक्फ की जमीन का मामला नहीं है, ये इस्लाम की रूह का मामला है। ये हमारी मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों की हिफाजत का मामला है, सुरक्षा का मामला है। और सबसे अहम बात, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 की सुरक्षा का मामला है। इसे हाई कोर्ट को देकर टुकड़े टुकड़े मत करिए। ये इंसाफ का मामला है, इसे यही सुनिए और यही फैसला करिए। तो आज जो हमारा शीर्षक है इंसाफ वाला, आप ये देखिए कि सिब्बल साहब जो है उसको कितनी मर्तबा दोहराते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ी बात, तो भी उन्होंने कहा कि जिस जमीन को सदियों से लोग नमाज पढ़ने, दुआ करने, ताजिया पढ़ने, कब्र बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है तो अब वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। क्या इतिहास को सिर्फ रिकॉर्ड का मोहताज बना दिया जाएगा? क्या दुआओं का कोई दस्तावेज होती है माय लॉर्ड? क्या मजार पर लगे चादर की कोई रजिस्ट्रेशन होता है? सिब्बल की आवाज भारी हो गई थी। और फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई 30 साल से किसी वक्त जमीन पर कब्जा करके बैठ गया तो अब उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, ये नया कानून कहता है। तो क्या आप कब्जा ही इंसाफ है? क्या जो मस्जिद कल तक आपकी थी, आज अगर कोई और उसे दबा ले और आप खामोश रहें, तो क्या वो मस्जिद अब आपकी नहीं रही? क्या इंसाफ की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है माय लॉर्ड? तो आप देखिए कि किस तरह से जो है वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा ये धरोहर नहीं है,
ये जिम्मेदारी है, ये सिर्फ इमारतें हैं नहीं है, ये हमारी इबादत गाहें हैं और इस पर हमारा हक है। ये हमसे कोई कलेक्टर या रजिस्ट्रार नहीं छीन सकता। तो दोस्तों ये इस केस की जो है वो सीरियसनेस है, जिसको कि अदालत को समझना पड़ेगा और सारे लोगों को समझना पड़ेगा। तो वो खुशबू आखिर में लिखती है कि मैंने जो है वो दीवारों को हाथों से लगा के छू के देखा तो बहस हमें सुना जाए, दीवारें कह रही थी, वो लिखती है, और सही फैसला हो जाए। और फिर एक और जुमला मैं उसका दोहराना चाहता हूँ, वो लिखती है कि और मैं आज ये पोस्ट इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कल जब कोई कहेगा कि ये सिर्फ एक केस था तो मेरा ये लेख लिखा हुआ लेख कहेगा नहीं, ये उस कौम की मौजूदगी थी जो कभी अदालतों से नहीं डरती बल्कि वो अपना हक लेके रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज मैं खुद दिल्ली में था, मैं खुद उसका गवाह हूँ कि जो कुछ हुआ है वो बहरहाल पॉजिटिव है और वो ऐसा लगता है कि चीज़ें सही रुख पे जा सकती है। बाबरी मस्जिद के बारे में भी हम लोग आखिरी वक्त तक यही सोचते रहे कि पेपर्स हमारे पास हैं। मिश्रा साहब जो पहले थे उन्होंने कहा भी था कि जिसकी प्रॉपर्टी होगी उसी को दी जाएगी, लेकिन आखिर में गड़बड़ हो गई। हर बार गड़बड़ होना ज़रूरी नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार गड़बड़ नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार इंसाफ होगा और सरकार को एक ऐसा सबक मिलेगा कि अगली बार जब वो नाइंसाफ़ी करने के बारे में सोचेगी तो उसको ये फैसला याद आएगा और उसको शर्म आएगी। शुक्रिया। आप बहुत आशावादी हैं, आशावादी रहिए। अब हो सकता है ऐसा नहीं होगा कि जैसे बाबरी मस्जिद का जो फैसला है ऐसा फैसला इसमें भी आए, ऐसा जरूरी नहीं है। और सचमुच ही न्याय होगा और आज का हमारा विषय भी यही है कि फैसला होगा या न्याय होगा, तो हमें सबको आशावादी रहना चाहिए। गुप्ता जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आप संपादक हैं जनमोर्चा से, तो आप अपनी टिप्पणी इस विषय पर दीजिएगा। जी जी, मेरा जहाँ तक ये वक्फ सुधार जिसे आप सभी सुधार के रूप में कहा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में आज इसको गवर्नमेंट के कागज पत्र देने तक का एक तरीके से रोक लगा दी है कि वो डी नोटिफाई ना करें और इसमें कोई बदलाव ना करें। सीधी सी बात ये अगर देखा जाए तो सवाल ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि अनियमितता और भ्रष्टाचार जैसे मसले दूसरी जगहों पे नहीं है। जहां जमीन का मसला आता है उन सारे जगहों पे ये सारी चीजें होती ही हैं, वो भले ही दान की संपत्तियां हो या दूसरी संपत्तियां हो। लेकिन ये मसला इसलिए नहीं आया है कि कोई सुधार करना, ये मसला इसलिए आया है कि हम इस देश की स्थिति को बदलना चाहते हैं। और बदलना इसलिए चाहते हैं कि एक रास्ता कानून के माध्यम से हम लेकर के आए हैं कि जिसमें कि जहां तक जो पेपर्स की बात है कि जो भी कागज नहीं होंगे उसको फिर वो गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी। अगर वहां पे कोई मस्जिद खड़ी है, मजार है, कुछ और है, कोई धर्मस्थल है, तो वो सारा जो होता है वो गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वो उसको डिमोलिश करे या जैसा चाहे उस तरीके से करे। और इसका परिणाम क्या होगा और इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सारा मसला इन सब चीजों को लेकर के आया गया है, ना कि ये है कि इसमें कोई सुधार करने के लिए है। और जहां तक इसमें जैसे कि हमारे यहाँ अयोध्या में जब ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अस्तित्व में आया, तो उसमें उन्हीं लोगों को रखा गया जो लोग प्रैक्टिसिंग हिंदू थे। तो और इसमें जो दूसरे लोगों को रखने की बात है, तो इस तरीके से तो मेरा ये है कि अगर देश भर में जितने भी इस तरीके के धार्मिक ट्रस्ट हैं या जो भी है, सभी में फिर ये प्रावधान होना चाहिए और नेशनल लेवल पे इस तरीके का होना चाहिए, सिर्फ एक में ही क्यों? तो इसका मैं नहीं समझती हूँ कि ये जो न्याय है, ये फैसला है, ये कहाँ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जब टिप्पणियां होती हैं तो टिप्पणियां कुछ सख्त होती हैं, लेकिन जब उसका फैसला होता है तो कुछ और होता है। तो शायद उम्मीद करनी चाहिए, हिंदुस्तान में अदालतें हैं और हम उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि भाई
वो सही रास्ते पे उसको ले जाएंगी। जो मसले हैं, जो हमारे संवैधानिक स्थिति है, उसके अनुसार वो लेकर के जाएंगी। और मैं उन्हीं यही उम्मीद करती हूँ। लेकिन मैं बहुत उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि आज अगर गवर्नमेंट को 7 दिन के लिए समय दिया गया है और तब तक वो कुछ परिवर्तन नहीं करेगी, तो ये जो सख्ती जो कभी ऑब्जर्वेशन में दिखती है, बहुत सारे फैसले से आप लोग वाकिफ होंगे कि जो ऑब्जर्वेशन के दौरान जो सख्ती दिखती है, जो शुरुआती सुनवाई के दौरान सख्ती दिखती है, या जो कानूनी पहलू दिखते हैं, जब वो अंतिम फैसला आता है तो वो किस रूप में आता है। डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। आप है राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति के। विषय आप जानते ही हैं कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है, क्या फैसला होगा या सचमुच न्याय होगा, इस विषय पर डॉक्टर सुनीलम जी आप अपनी टिप्पणी दीजिए। देखिए, आज जो बहस हुई और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की, उसका सभी ने स्वागत किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो एक तरीके का इंटरिम ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन जो कहा है कि 7 दिन का समय उनको दिया है और 7 दिन के अंदर कोई भी स्टेटस को जो है बदला नहीं जाएगा, कोई भी नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, तो एक तरीके से राहत की सांस पूरे देश ने दी है। और मैं लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बयानों को मैंने देखा, जो भी पार्टीज इसके अंदर हैं, 75 से ज्यादा याचिकाएं इसमें लगी हैं, उन सभी ने, या ये कहा जाए कि 95 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था। जब ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है लोगों की जो है राय जानने की कोशिश कर रही थी, तो वो सब लोगों को आज रिलीफ मिला है। तो हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि ये रिलीफ परमानेंट होगा या ये टेम्परेरी बन करके रहा जाएगा, कि एक फील गुड करा दिया। हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट इसमें लगता है कि मास्टरी हासिल कर चुका है, कि बहुत अच्छी बात करना, लोगों को एक तरीके की उम्मीद पैदा कर देना और फिर उसके बाद में जो फैसला देना। अब इसमें महबूबा मुफ्ती ने जो बात कही है, उन्होंने कहा है कि भाई आपने जो अभी जिसका जिक्र अभी आ रहा था कि मंदिर और मस्जिद के मामले के अंदर जो हुआ, उसके अंदर आपने तथ्य के आधार पर फैसला नहीं दिया, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर आपने फैसला दिया। उनका कहना यह है, अफजल गुरु के मामले में भी इसी तरीके से किया कि आपके पास फैक्ट्स नहीं थे लेकिन आपने किया। तो उनने ये कहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है आम मुसलमान की, जो जाता है मस्जिद के अंदर, या जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर उनका इबादत गाह है, और या फिर उसके अंदर वो उनका कोई रोजगार है, छोटी मोटी दुकान है, तो क्या आप वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के आधार पर फैसला देंगे? ये एक और नया एंगल शुरू हुआ है। एक तो बात यह है कि आप जो संविधान है और संविधान और जो भी ये प्रोविजंस हैं, जितना कानून है, उसमें कहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तो बात कहीं आती नहीं है। लेकिन हम तो अपने जो है देख चुके हैं और बार बार हम लोग ये देखते रहे हैं कि ये जो टिप्पणियां की गई हैं, भले ही वो राहत देने वाली हैं, लेकिन वो परमानेंट नेचर में कायम रहेगी, क्योंकि ये एक और मसला इसमें ये है कि अभी जो जस्टिस खन्ना है वो जाने वाले हैं और जस्टिस गवई आने वाले हैं। तो अब जो है इसके अंदर भी ये एक टाइम टेकिंग, एक तरीके का समय लेने का भी एक इसके अंदर एक प्रयास है कि सब कुछ पूरी तरीके से सेट कर दिया जाए, इसके बाद में ही कोई फैसला आना चाहिए। मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा जो है रत्ना जी, वो ये है कि क्या जिस तरीके से CA NRC का जब आया था, बिल आया था, और उसके बाद में उसको जिस तरीके से देश के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था, वो भी एक रास्ता था जो डेमोक्रेसी हमको देती है, जो कानून हमको देता है। और हमने उस रास्ते के माध्यम से एक सफल प्रयोग किया था, क्योंकि पहले जैसे आपको मालूम ही है 49 लाख निकले थे आसाम के अंदर। उन्होंने कहा था कि भाई ये ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं। जब उसके बाद में दबाव पड़ा, आंदोलन चला, सब कुछ ये हुआ, तो उसके बाद 19 लाख हो गए। उसके बाद में वहां पर कुछ जो है जेलें बना दी गई, ओपन जेलें बना दी गई। लेकिन इसके बाद में सब मामला ठंडा पड़ गया पूरे देश के अंदर। हमने किसानों के मामले में भी इसी तरीके का देखा कि उन्होंने 3 कानून पास कर लिए थे, लेकिन किसान जब अड़ गए, बैठ गए, सत्याग्रह किया, तो उसके बाद में वो कानून वापस हो गए।
इसी तरीके से हमने कई बार देखा है, कई मुद्दों को लेकर के देखा है। अभी वकीलों का मामला हमने देखा था कि जब वकीलों के को लेकर के एक कानून बनाने की कोशिश की, तब वकीलों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और उसको भी सरकार ने वापस लेने का काम किया। तो मेरी चिंता का विषय ये है कि क्या मुस्लिम एज ए कम्युनिटी क्या उन्होंने ये सोचा है कि हम केवल सुप्रीम कोर्ट तक ही जाकर के हम रुक जाएंगे, या ये जो रिलीफ की बात आज अगर हो रही है, मान लीजिए इसको परमानेंट कर लिया जाए, तो फिर क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? मतलब ये कि जो है वफ बाय यूजर, अगर इसको जो है मान लिया जाए कि उसके अंदर कोई जो है स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर ये मान ली जाए कि डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, ये मान लिया जाए कि जो है दूसरे धर्मों के लोग नहीं रहेंगे, मोटे तौर पर जो 3-4 आपत्तियां हैं, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल बात है कि मान लेता है, तो क्या ये जो पूरा एक संशोधन किया गया वक्फ बिल के अंदर संशोधन करके 1995 में वाले इसमें, तो क्या वो मंजूर होगा? ये एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कौम के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, क्योंकि जब यहाँ पर चर्चा हो रही है और तब कोई लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र पे खतरा है, कोई कह रहा है कि संविधान के ऊपर खतरा है, और मसला अगर ये 3-4 बातों का है और इन 3-4 बातों के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई कर लेता है, तो क्या सब लोगों को ये एक्सेप्टेबल होगा? इसी स्टेज के ऊपर ये बात करने की जरूरत है, क्योंकि आंदोलन के बारे में अगर फिर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाता है और फिर आप अगर सड़क पर उतरने का निर्णय आप लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। संसद ने जब कानून बना दिया था, उसके ऊपर जब हम लोगों ने आंदोलन किसानों ने किया था, तब भी पूरे देश ने और दुनिया ने हमसे ये सवाल किया था कि भाई पार्लियामेंट जो है कानून बनाने के लिए ही बनी है, और उसने जब कानून बना दिया तो कैसे आप एक आंदोलन करके उसको पलट सकते हैं? तो अब तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, और अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर उसको जो है एक तरीके का लेजिटिमेसी दे देगा और ये कह देगा कि ये जो सब संशोधन है ये संविधान सम्मत है, तो फिर क्या उसके बाद में आपके पास में कोई गुंजाइश आंदोलन की रह जाएगी? मुझे लगता है कि जो लोग इस मुहिम को पूरे देश में चला रहे हैं, पार्टी के स्तर पर, गैर पार्टी के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, या एक लीगल लेवल पे, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, और सोचने के लिए उनके पास में 7 दिन का समय है, क्योंकि फिर जब ये बहस शुरू होगी, अगर आपने माइंड मेकअप किया हुआ है, तो आप उन्हीं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर आपको रिलीफ मिला है, उसके ऊपर आप पूरी ताकत के साथ आप जाते हैं, तथ्यों के साथ आप जाते हैं, आपको एक रिलीफ मिल जाता है और आप खुशी खुशी लौट करके आ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो है इस स्टेज के अंदर हम पहुंचे हैं, और लोगों को अब तय करना होगा कि आगे हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, हमको ऐसा लगता है कि ये जमीन हड़पने का अलग तरीके का प्रयास है। कलेक्टर के पावर्स सुप्रीम कोर्ट खत्म करने नहीं जा रहा है, उसको वो बाधित भी नहीं करेगा, उसको वो कंट्रोल भी नहीं करेगा, उसके अंदर कोई राइटर भी लगाने का काम नहीं करेगा। और एक बार अगर ये ओपन हो गया पंडोरा बॉक्स, तो फिर जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग इस देश में जो लोग लगातार हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश कर रहे थे, वो हर वक्फ प्रॉपर्टी को विवादास्पद बनाएंगे, फिर कलेक्टर के ऊपर दबाव डाल करके और वो अपने पक्ष में फैसले कराएंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत चिंता का विषय है। मेरे को जो लगा मैंने आपके सामने कहा। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।